वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सार्क का मुख्यालय किस स्थान पर है? देखिए, सार्क का जो पूरा नाम है वो क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और वर्तमान समय में इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से 8 सदस्य देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं, ये बिल्कुल सही हैं। पहले इसके 7 सदस्य देश थे और उसके बाद में अंतिम सदस्य जो 8वां सदस्य है वो अफगानिस्तान बना था, कब? 2007 में। दूसरा है कि इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी, ये गलत है। जो सार्क हैं इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है, 1985 में हुई थी बांग्लादेश में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है वो ढाका में आयोजित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये कथन जो है वो गलत नहीं है। सार्क की स्थापना 1985 दिसंबर 1985 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल हो गया हो तो उसे किस संस्था द्वारा मदद दी जाएगी? अब देखिए, किसी भी देश का अगर भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में है, कहने का मतलब अगर विपरीत है, प्रतिकूल की स्थिति में होता है, तो उस भुगतान संतुलन को, किसी भी सदस्य देश के भुगतान संतुलन को अगर प्रतिकूल हो गया है तो उसको संतुलन में लाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन है, इसके द्वारा मदद दी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी सदस्य देश का अगर भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया है तो उसको अनुकूल लाने के लिए मदद देने का काम, सहायता देने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, निम्न में से कौन सदस्य देशों के लिए कागजी मुद्रा को जारी करता है? कागजी मुद्रा या जिसको क्या कहा जाता है? एसडीआर। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में अगर हम देखें तो इससे जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 189 सदस्य देश हैं, ठीक है। अभी 2020 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी इसके 189 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हमारा है पांचवा, निम्न में से किसे ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है? देखिए, ब्रेटन वुड ट्विंस का मतलब क्या है कि 1944 में, जुलाई 1944 में अमेरिका में एक स्थान है ब्रेटन वुड्स, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सम्मेलन में अमेरिका में हुआ था, वहाँ पे 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन के उपरांत एक तो विश्व बैंक और एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों की स्थापना हुई थी। इसलिए आईएमएफ और आईबीआरडी, आईबीआरडी का मतलब विश्व बैंक है और आईएमएफ का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इन दोनों की स्थापना हुई थी। इसलिए इन दोनों को एक तरह से ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य देश है? जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, इसकी स्थापना 1944 में जो ये सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, उसके बाद में 1945 में इनकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक और आईएमएफ की। तो आईएमएफ के वर्तमान में अगर हम देखें सबसे नवीनतम सदस्य, मतलब सबसे बाद में जो जुड़ने वाला देश है, 2016 में जो नवीनतम सदस्य जुड़ा है अभी तक, वो कौन सा है? हमारा नोरू। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य कौन सा देश है? नोरू, जो प्रशांत महासागर में आइसलैंड, एक तरह से नोरू आइसलैंड कंट्रीज को हम कह सकते हैं, और 2016 में ये IMF का सदस्य बना था 2016 में। नेक्स्ट हमारा है 7th, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? IMF और IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, ये बिल्कुल सही हैं। और दोनों को संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही हैं। फिर IBRD को विश्व बैंक कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वोट शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है, ये गलत है। भारत की जो हिस्सेदारी है वो 2-3% के आसपास ही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है डंकल प्रस्तावों का संबंध किससे है? डंकल प्रस्ताव देखिए, एक गेट WTO की जब स्थापना हुई थी उससे पहले उसका क्या नाम था? गेट। और गेट के एक सम्मेलन हुआ था, 8वां सम्मेलन जो हुआ था उरुग्वे में, ठीक है, 1990 में जो ब्रुसेल्स वार्ता हुई थी वो एक तरह से भंग हो गई थी। और फिर उसके बाद में उस समय जो गेट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था, इसलिए इसी को एक तरह से क्या कहा जाता है? डंकल प्रस्ताव कहा जाता है। और उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 9th, निम्न में से कौन सी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विशेष आहरण अधिकार हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको कहा जाता है SDR, तो SDR का निर्धारण करने के लिए येन, युआन और पौंड, ये जो मुद्रा है इनका प्रयोग किया जाता है। भारतीय रुपया जो है उसको शामिल नहीं किया जाता, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 10वां, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक ग्रुप का अंग नहीं है? देखिए, विश्व बैंक ग्रुप जो है उसकी स्थापना 1944 में जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन हुआ था उसके बाद में 1945 में हुई थी। और इसकी जो संस्थाएं वो कौन कौन सी हैं? एक तो IBRD हैं, एक IMF है, IDA, IFC, और एक है MIGA, MIGA, और एक है ICSID। ये सभी इसकी इस ग्रुप में सम्मिलित की जाती हैं। तो IDA, IFC, IBRD, ठीक है, ये सारी इसकी संस्थाएं हैं। IMF भी इसकी एक संस्था है, MIGA है। तो WTO जो है वो इस विश्व बैंक ग्रुप में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 11th, निर्यात संवर्धन इकाइयाँ वे फर्में होती हैं जिनसे आशा की जाती हैं कि, देखिए, निर्यात संवर्धन इकाइयाँ क्या होती हैं? उन फर्मों में जितना भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का अधिकांश भाग एक तरह से क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। ऐसी इकाइयों को निर्यात संवर्धन इकाइयाँ या फर्में कहा जाता है, इसलिए इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 12th, निम्न में से किसके निर्यात में भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान है? भारत के द्वारा जो निर्यात किया जाता है उन निर्यातों से जो सरकार को निर्यातों से जो देश को आय की प्राप्त होती है, निर्यातों से मिलने वाली आय में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? निम्न में से कृषि उत्पादों का है, रत्न एवं आभूषणों का है, मशीनरी का है, या कपड़े एवं रेडीमेड वस्त्रों का? तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत के द्वारा रत्न और आभूषण जो हैं इनका सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इनसे सर्वाधिक निर्यातों से आय प्राप्त होती है। इससे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य राष्ट्रों के बीच श्रम और पूंजी की मुक्त गति की आज्ञा देता है?
निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य राष्ट्रों के बीच श्रम और पूंजी की मुक्त गति, स्वतंत्र गति हम कह सकते हैं, उसकी आज्ञा देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, साझा बाजार। और साझा बाजार का मतलब क्या हो गया? विभिन्न देश होते हैं, उनमें इस प्रकार के बाजार का निर्माण किया जाए जिनके बीच में अगर व्यापार होता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, जैसा कि यूरोपियन देशों ने किया था। तो ये साझा बाजार होता है। नेक्स्ट हमारा है 14th, आर्थिक एकीकरण का सर्वाधिक उन्नत रूप कौन सा है? आर्थिक एकीकरण की अगर हम बात करें तो इसका जो सर्वाधिक उन्नत रूप है इनमें से कौन सा है? आर्थिक संघ। और आर्थिक संघ जो है उनका निर्माण भी यूरोपीय देशों ने, यूरोपीय संघ जैसे कि इसका उदाहरण है। इसके अलावा जैसे मध्य और उत्तरी एशिया तथा पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उन्होंने मिलकर अपना एक संघ बना लिया है, ठीक है, जिसको आर्थिक संघ की संज्ञा दी जाती है, जो आर्थिक एकीकरण को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा है 15th, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अवसर लागत के रूप में किसने परिभाषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है उसको अवसर लागत के रूप में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में प्रतिपादित करने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? प्रोफेसर हेबरलर ने। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और जो अलग अलग हैं, माइक्रो हैं, मैक्रो हैं, उन सबसे रिलेटेड जो भी MCQs हैं उनको आगे और हम देखेंगे।